हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। पिछले सेशन में हमने प्रेशर और फोर्स के बारे में पढ़ा था, और फोर्स का ही एक पार्ट है फ्रिक्शन। तो इसे हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या है और कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो हमारे पास है फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों, आपने अगर देखा होगा, जब हम जैसे साइकिल चला रहे हों या गाड़ी चला रहे हों और ब्रेक दे देते हैं हम, तो गाड़ी धीरे धीरे करके रुक जाती है, हमारी साइकिल धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो ये कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि कैसे वो गाड़ी रुक जाती है? या हम कोई चीज़ किसी चीज़ को धक्का दे देते हैं, या किसी चीज़ को पुश करते हैं, या बॉल ही पुश करते हैं। तो बॉल जैसे यहाँ एक बॉल है, जैसे हमने पिछले फोर्स में भी देखा था, एक बॉल को हमने पुश कर दिया, ऐसे यहाँ से पुश कर दिया, तो यहाँ जाके कहीं ना कहीं यहाँ रुक जाएगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये बॉल आगे जाके रुक क्यों जाती है? अगर इसे पुश किया गया तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं चलती रहती है? ये क्या आपने कभी सोचा है? तो बच्चों, हमेशा क्या होता है कि दो सरफेसेस, जैसे यहाँ बॉल है, बॉल की सरफेस ये है, ये सारी इसकी सरफेस है, और ये टच कर रही है दूसरी सरफेस को, है ना। दो सरफेसेस जब अपने कांटेक्ट में होती है और जब मोशन होता है, मोशन मतलब मूवमेंट होती है, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है जो कि उस मोशन के अपोजिट होता है। अब जैसे ये बॉल यहाँ चल रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर होगा? ये एक फोर्स पैदा होता है जो इसे रोकता है, इस मोशन को रोकने की कोशिश करता है, और धीरे 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 ये बॉल रुक जाती है, या कोई भी चीज़ रुक जाती है। जैसे हम साइकिल की ही बात करें, बाइसिकल की ही बात करें, तो ये धीरे धीरे करके रुक जाती है। अच्छा, आपने ये भी नोट किया होगा कि कभी केले का छिलका पड़ा होता है ना, और कोई बंदा चल रहा होता है, आदमी चल रहा होता है, और इसको फिसल जाता है, इस केले के छिलके पे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो कोई केले के छिलके पे क्यों फिसल जाता है? या अगर फ्लोर वेट होता है, या उस पर ऑयल गिरा होता है, तो हम चल रहे होते हैं, कोई भी चल रहा होता है, तो उस फ्लोर पे हमसे चला नहीं जाता है, वो फ्लोर पे हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचने की कोशिश की है, या इसका रीज़न समझने की कोशिश की है? बच्चों, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो केले का छिलका है या ऑयल है, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। वो फोर्स ही रेजिस्टेंट फोर्स जो होता है वो रहता नहीं है, तो इसलिए हम गिर जाते हैं। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक टेबल लीजिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टेबल पे आप एक नोटबुक रखिए, ठीक है। इस नोटबुक को आप यहाँ से पुश कर दीजिए। तो अगर पहले की पोजीशन इसकी सपोज ये थी 1 थी, तो ये पुश होके आप देखिए ये कहाँ जाती है, ये 2 पे आ गई, है ना, या इस पोजीशन 1 से 2 पे आ गई। अब एक काम कीजिए, अब ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। हम इस 2 वाली पोजीशन पे जो बुक है, इसको हम यहाँ से पुश करते हैं, तो ये कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, दूसरी वाली पोजीशन पे। सपोज ये 1 से ज़्यादा जा रही है, ठीक है, 0 पोजीशन पे हो सकता है यहाँ पे हमने ज़्यादा फोर्स दे दिया, इसलिए 0 पोजीशन पे चली गई, इसके बराबर नहीं गई। तो समझने की बात यह है कि ये जो मोशन हो रहा है बुक का, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। तो ये कौन रोकता है इस मोशन को? कौन रोकता है? ये वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि इस बुक और ये टेबल का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है, इसलिए फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है, ये क्या चीज़ है जो इसे रोकती है? देखिए, अगर आप दूर से किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, सपोज यहाँ एक बिल्डिंग है, अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है,
यहाँ अगर आप गांव में भी रहते हैं तो भी हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि आप एक पेड़ ही देख लो, पेड़ का जो तना है, मगर उसको दूर से देखो, बहुत दूर से। ऐसे ही यहाँ हम शहर में हो तो आप बिल्डिंग को देख सकते हो दूर से। तो जब दूर से हम देखते हैं तो ये जो सरफेस है, ये जो बिल्डिंग की सरफेस जो है ये हमें स्मूथ लगती है ना, हमें लगता है कि इतनी स्मूथ है, पॉलिश्ड है। ऐसे ही जब हम पेड़ के तने को देखते हैं तो स्मूथ सा लगता है, कुछ ऐसा लगता नहीं कि इसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी। मगर अब आप काम कीजिए, सपोज आप यहाँ से देख रहे हो 500 मीटर की दूरी से या 1 किलोमीटर की दूरी से, अगर इसमें भी 500 मीटर की दूरी से या 1 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हो, अब धीरे धीरे करके आप पास आ जाइए। और बहुत पास जब आप आएंगे, जितना जितना आप पास होते आएंगे उतना आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। छोटे छोटे गड्ढे होंगे, कहीं कहीं सीमेंट उठा होगा, ऐसे ही पेड़ में भी कहीं ना कहीं गड्ढा सा होगा, कहीं उभरा होगा, कहीं ऐसे होगा वैसे होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आप कोई भी सरफेस उठाओगे तो सरफेस क्या होगा? सरफेस हमेशा ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या होता है कि हम अगर हम बहुत दूर से देख रहे हो तो हमें समझ नहीं आता है, या कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी। जैसे टेबल का टॉप है, इसमें सनमाइका लगा हुआ है, हमें लगता है बहुत स्मूथ है, ठीक है। मगर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप इसमें ऐसे पता नहीं चलेगा हमें नेकेड आई से। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें भी इरेगुलरिटीज़ है। ये टेबल का टॉप है, टेबल है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ऊपर खापड़ सा है। और इसी टेबल के टॉप पे हमने एक बुक रखी है। अब बुक की सरफेस भी क्या है? बुक की सरफेस भी आपको इरेगुलर ही होती है। तो ये क्या होता है, जब ये इरेगुलर सरफेस ऐसे एक सरफेस आ गई, दूसरी इरेगुलर सरफेस ऐसे हो, तो ये लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉक। अब हम इसी को जो हम ये देख रहे हैं, बुक की सरफेस ऐसे ऐसे है, टेबल की सरफेस ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये लॉकिंग हो जाती है। अगर हम इसी को माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, अगर मुझे कलर लेना है दूसरा, तो माइक्रोस्कोप में देखने से क्या होगा, हमें पता चलेगा ये कुछ ऐसा है। एक बुक की सपोज इरेगुलरिटीज ऐसी हैं और हमारे जो टेबल है उसकी भी इरेगुलरिटीज ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉक सा हो जाता है। जब ये लॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, तो क्या होता है कि अब हम इस बुक को यहाँ से धक्का देंगे, ये बुक है और ये हमारा टेबल है। अब आप बुक को धक्का दोगे पर ये तो फंसे हुए हैं ना इसमें, तो इसलिए ये फोर्स पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा कर देता है। अब ये सोचो कि अगर हम इसी फ्रिक्शन में, इसमें जो इरेगुलरिटीज है, इसमें हम ऑयल भर दें या रेत आ जाए, इसमें सैंड आ जाए, तो क्या होगा कि ये इरेगुलरिटीज जो होंगी ये भर जाएंगे। सपोज ये टेबल का कोना, इसमें हमने पाउडर छिड़क दिया, पाउडर की एक लेयर छिड़क दी, तो इरेगुलरिटीज भर गई। और जब हमने इस पे बुक रखी और उसको पुश किया तो इजीली पुश हो जाती है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। इरेगुलरिटीज कम है, इंटरलॉकिंग कम है, तो यही फ्रिक्शन है। तो जो भी मोशन के बाद रेस्ट पे आता है कोई भी चीज़, तो किस चीज़ से रुकती है? वो फ्रिक्शन से रुकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ये समझने के लिए, फ्रिक्शन को और समझने के लिए। जैसे आप एक स्प्रिंग बैलेंस लो। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? आपको अगर दिल्ली में होता और दिल्ली में डीटीसी बसों में मिल जाता है, मैंने परसों ही खरीदा 10 रुपये का। तो एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके का कुछ एक चीज़ होती है, जिसमें यहाँ एक पिन होगा जो जिसपे हम वेट रख सकते हैं, ठीक है। ये वेट रख सकते, कोई बैग रख के वेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ठीक है। और यहाँ पे इसको हुक होगा ताकि हम पकड़ सकें इसको। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ईंट रखते हैं, कोई भी आप पत्थर ले सकते हैं, ईंट रख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द एक धागा बांध दीजिए और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस से उसको
ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से उस ईंट को, ये ब्रिक है, ये है अपना स्प्रिंग बैलेंस, इस स्प्रिंग बैलेंस से ईंट को खींचने की कोशिश कीजिए। अब क्योंकि ये इस पे फ्रिक्शन काम करेगा, जब जैसे ही ये मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन से हम और कम कर रहे हैं फ्रिक्शन को, है ना। तो क्या होगा, इस पे एक रीडिंग चलेगी। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंटर सा होता है जो कि इससे जुड़ा होता है। जैसे जैसे सपोज वेट बढ़ता जाएगा, ये पॉइंटर स्प्रिंग से जुड़ा होता है, ये नीचे नीचे आता जाएगा। सपोज आपने 3 kg का वेट रखा तो ये कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। आपने 4 kg वेट रखा तो ये 4 पे आ जाएगा ये पॉइंटर। तो जैसे ही ये हम ईंट को खींचते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, तो ये क्या है कि इसकी भी एक रीडिंग आ जाएगी। सपोज 1 kg पे रीडिंग आ गई तो हमें पता चल गया कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक मिनट, जो कि एक स्टैटिक चीज को मूव कराने के लिए यूज होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। आप एक टेबल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ बुक्स रख दीजिए उसके ऊपर। अब बुक्स के ऊपर हम यहाँ पे ना एक बोर्ड रख देते हैं। ठीक है, एक बोर्ड रख दीजिए और इस बोर्ड, इसको स्लांटिंग बोर्ड रख देना इसकी बुक्स पे, ताकि ये स्लांट सा करे। इस बोर्ड पे आप एक पेन ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक पेन को ड्रॉप कर दिया यहाँ से। अब देखिए ये पेन यहाँ तक चला जाएगा लगभग, या हो सकता है गिर भी जाए अगर ये टेबल छोटा होगा, कहीं ना कहीं तक चला जाएगा। तो वो आप पॉइंट नोट कर दीजिए कि कहाँ चला गया। अब हम इसी टेबल पे क्या करेंगे, हम इसी टेबल पे एक कपड़ा रख देंगे। हमने क्या कर दिया, इस टेबल की इधर नीचे ना एक कपड़ा रख दिया। अब इस पेन को फिर से यहाँ से डालो। देखना ये पेन जो है अपना, ये कहीं ना कहीं पहले ही रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस कपड़े की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब कपड़े की वजह से फ्रिक्शन कैसे ज़्यादा होगी, क्योंकि कपड़े में खुरदुरापन, इरेगुलरिटी ज़्यादा है, टेबल उससे स्मूथ था, इसलिए पकड़ कम थी। तो ये पकड़ ही है, ठीक है, जो फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। अगर आपने गियर देखे होंगे, अगर आप कार्स में इंटरेस्टेड हैं या आपने छोटी छोटी टॉय कार भी देखेंगे, उसमें गियर होता है। तो गियर कैसे होता है बच्चों, ऐसे होता है गियर, उसके दांत से होते हैं। ये ऐसे दूसरे गियर के साथ, बड़े गियर के साथ अटैच रहेगा। जिस तरह बनाना नहीं आ रहा, ये गोल होता है, ठीक है। तो इनके दांत होते हैं, फिर यहाँ से एक और गियर होगा, ठीक है। अगर ये मोशन ऐसे करेगा तो ये मोशन कैसे करेगा, ये ऐसे घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे उल्टा, क्योंकि ये ऐसे से जा रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। अगर ये ऐसे घूमे तो ये कहाँ घूमेगा, ऐसे घूमेगा। समझ आ रहा है। तो इसी तरह ये दांत जो है, ये इरेगुलरिटीज हैं। ये भी हमें कंसेप्ट इसी से लिया हो सकता है शायद, कि फ्रिक्शन में भी क्या, ये इंटरलॉकिंग हो जाती है दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, पिछले भी हमने फोर्स में ये देखा था कि अगर हम एक ब्लॉक लें और कोई भी चीज़ लें, सपोज टेबल है, उसको मूव करने की कोशिश करें, आप यहाँ से उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उसको मूव करना, क्योंकि वो मूव इजीली होगा नहीं। अब मूव क्यों नहीं इजीली होगा, एक तो भारी है, बहुत भारी होगा बहुत, दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो किससे टच कर रहा है, ज़मीन से टच कर रहा है, तो इसमें काफ़ी फ्रिक्शन पैदा होगी। अब ठीक है, अब इतने बड़े टेबल को हम मूव ना करें, अगर हम एक पेपर को मूव करेंगे, पेपर पड़ा हुआ है और उसको धक्का देंगे, वो इजीली मूव हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो हल्का है। अब इसमें समझने की बात ये है कि जितना भारी चीज़ होगा और जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा दूसरी सरफेस से, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड करेगा।
अब बहुत बड़ी चीज़ लोगे जो बहुत भारी होगी तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है जो कांटेक्ट हो रहा है ज़मीन के साथ, और जो वेट भी है उसका बहुत ज़्यादा है। अब कोई हल्की चीज़ है उसको मूव करना आसान है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसी को समझ लो कि हमारे पास सपोज टेबल्स होते हैं, जैसे टीवी रखने के टेबल्स होते हैं, पर उनमें छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं। या आपके पास कूलर होगा, ये कूलर है, इसमें भी ये भी भारी है बहुत, पर इसमें टायर लगे हुए, रोलर लगे हैं। अब इनको मूव कीजिए तो इजीली मूव हो जाता है ना। तो उसमें क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। ठीक है। और रोलिंग की वजह से रोलिंग में फ्रिक्शन कम यूज होता है। ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया, हमें पता चला है कि रोलिंग की वजह से कम होता है फ्रिक्शन, अगर ना कि स्लाइडिंग की वजह से। स्लाइड करना क्या है, आप पूरी की पूरी चीज़ को स्लाइड कर रहे हो, मगर रोल करने में क्या होता है, ये बॉल ऐसे रोल करेगी, कोई भी चीज़ रोल करेगी तो फ्रिक्शन कम होता है, और स्लाइड करेंगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ एक माउंटेन है, अब एक स्नो का पार्ट यहाँ से हो गया, वो रोल करते करते बड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा बड़ा होता जाता है ना, तो इसमें फ्रिक्शन कम आती है और ये बड़ा होता है और स्नो को अपने साथ ले लेता है। बट अगर एक स्नो का टुकड़ा गिरे तो वो जल्दी कहीं ना कहीं रुक सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये रोल करना, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है तो बहुत देर दूर तक जा सकता है, बहुत भयंकर बन सकता है, बड़ा बन सकता है। अच्छा बच्चों, फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से वेयर आउट हो जाते हैं। जैसे हम जूते पहनते हैं, अब क्योंकि हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन होती है अपने जूतों में और सरफेस में, तो क्या है, फट भी जाते हैं जूते। ये जूते का सोल है नीचे, तो हम आपने देखा होगा जूते फट जाते हैं, घिस जाते हैं। या सड़कें भी आपने देखी होंगी, रोड्स हैं, इसमें घिस जाता है, खड्डा हो जाता है, ये भी फ्रिक्शन से हो जाता है। ठीक है। अब फ्रिक्शन से क्या होता है, और हम जैसे एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स से हम आग जलाते हैं, तो वो कैसे जलाते हैं, हमें एक मैच बॉक्स से तीली को मैच बॉक्स पे रगड़ना पड़ता है ना, तो वो फ्रिक्शन से ही आग पैदा होती है। या हम अपने हैंड्स रब करते हैं, हैंड्स रब करते हैं तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। ये भी फ्रिक्शन का ही एक कमाल है। ठीक है। फ्रिक्शन से गर्मी पैदा हो जाती है, दो चीज़ों को आप रब करो तो गर्मी पैदा हो जाती है। अच्छा, अब फ्रिक्शन को भी हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या, फ्रिक्शन कम चाहिए, क्योंकि ये अपना कैरम बोर्ड है ना, तो यहाँ पे भी हमें फ्रिक्शन कम चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें स्लाइड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पाउडर डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है। अगर आपने अपने जूते के सोल्स ही देखे होंगे, जैसे जूते का एक सोल है, इसमें कहीं कहीं कुछ बना होगा, ऐसे ऐसे, कहीं ऐसे ऐसे, ये क्यों बना होता है ना, वो उभरा सा पार्ट होगा, ऐसे ऐसे होंगी, लाइंस होंगी, क्यों ऐसा होता है, ताकि ये हमें ग्रिप दे सके ज़मीन के साथ। फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन हम रखते हैं, ग्रिप रखते हैं, ताकि हम गिरना, फिसल ना जाए। तो जितने ज़्यादा इतने इरेगुलरिटीज इस जूते में होंगी, उतना ज़्यादा ग्रिप रहेगी ज़मीन के साथ। तो क्या होता है कि अगर गीली सरफेस भी है तो हम गिरते नहीं हैं, मगर सपोज जूता बिल्कुल घिसा हुआ है नीचे से, ठीक है, तो ज़रा सा भी पानी होगा तो हम फिसल सकते हैं। इसीलिए अगर मोटरसाइकिल में आपके टायरों में ज़्यादा वो आपके उसके जो उभरा हुआ पार्ट है वो घिस चुका है सारा, या जो आपके टायर घिस चुके हैं, तो मोटरसाइकिल फिसलने का खतरा होता है। ठीक है। आपने गाड़ी के टायर भी देखे होंगे, जैसे अब आप देखते हैं ट्रैक्टर के टायर्स,
ये ट्रैक्टर का टायर है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें देखा होगा आपने, ये बड़े बड़े से एक उभरा हुआ सा पार्ट होता है इसमें। ट्रक के टायर में भी ऐसा होता है। और अगर आप छोटी गाड़ी के टायर में देखोगे बच्चों, तो इतना ज़्यादा उभरा नहीं होगा, इतना ज़्यादा मोटे वो पार्ट्स नहीं होंगे उसके। ऐसा क्यों? आप देखना अपनी गाड़ी का या अपने बाइक का देखना, उसमें छोटी छोटी लाइन्स ही होंगी, मोटा ज़्यादा बाहर नहीं निकला होगा। और ट्रैक्टर में बहुत बड़ा बड़ा होता है, या ट्रक में भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर या जो ट्रक होता है, ये ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे कच्चा रास्ता हो सकता है, जहाँ पे ज़मीन पे इनको चलना हो सकता है। जैसे ट्रैक्टर को खेतों में काम करना होता है, तो वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए होती है, क्योंकि ज़मीन फिसल सकती है ना, नीचे नरम ज़मीन हो सकती है, फिसल सकती है, या रेत हो सकती है, वो फिसल सकती है। इसलिए ये मोटे मोटे उभार से हैं, ताकि ग्रिप अच्छी बन सके। पर गाड़ियों को जनरली, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको रोड पे चलना होता है, इसलिए उतनी ज़रूरत नहीं है उसमें ग्रिप की। तो ऑलरेडी क्योंकि रोड पे उनको इतना सरफेस ऐसा मिल जाता है कि इजीली चल सके, ठीक है। बट हमें ये उभार इसलिए चाहिए क्योंकि ज़मीन जो होगी, अगर ट्रैक्टर खेत में है या पहाड़ पे कोई चल रहा है ट्रक, वहाँ पे रोड नहीं होगा तो ज़मीन फिसल सकती है, तो पकड़ होनी चाहिए उसको। उस पकड़ने के लिए हमें ये बड़े बड़े वही टीथ से चाहिए, दांत से चाहिए उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, लुब्रिकेंट्स का भी कंसेप्ट यही है कि हम लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट किस लिए डालते हैं? फ्रिक्शन कम करने के लिए। जैसे हमने कैरम बोर्ड में पाउडर डाला तो कि फ्रिक्शन कम होगी, वो भी एक किस्म का लुब्रिकेंट ही है। अब लुब्रिकेंट हम ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट हो सकता है, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होता है। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट अगर आपने देखा होगा तो आप बाइक में डालते हैं हम लुब्रिकेंट, ठीक है, ताकि उसके मशीन की पार्ट्स में ऑयल जा सके और वो घिसे ना, क्योंकि एक दूसरे से जब वो मिलेंगे, काम करेंगे, तो घिस जाएंगे और मोटरसाइकिल के पार्ट जल्दी वेयर आउट करेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, जैसे ग्लिसरीन टाइप का होता है कुछ, वो भी उसमें ऑयल नहीं होता है। ग्लिसरीन एक अलग चीज़ है वैसे, पर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं प्रोवाइड मार्केट में। अच्छा, रोलर्स के बारे में आपको बताया ही दिया कि हम जैसे बैग है, आजकल के आप बैगों को देखो, इसमें रोलर्स होते हैं ताकि हम इजीली उनको चला सकें। तो छोटा सा बच्चा भी, आप भी उसको, बहुत भारी बैग भी आप उसको चला सकते हैं उन रोलर्स पे, क्योंकि रोलिंग जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो ज़्यादा होती है, तो आप स्लाइड करोगे चीज़ तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे ही जैसे हम एक बुक लें, इसको आप स्लाइड करोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। अगर इसी बुक को हमने 3 पेंसिल्स पे रख दिया, सपोज यहाँ से हमने 3 पेंसिल्स पे रख दिया और इसको पुश किया, तो ये 3 पेंसिल क्या होंगे, रोल करेंगे, ठीक है, और ये बुक आसानी से चल पाएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर आपने फैन देखा होगा, ये फैन है, अगर इसका आप अंदर वाला पार्ट खोलेंगे, मतलब ये जो चेहरा होता है इसका, जो ढक्कन सा होता है, वो खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक रिंग टाइप की होती है, ठीक है। एक इनर रिंग होती है, एक आउटर रिंग होती है, उसमें छोटे छोटे बॉल्स ही होती है, और उनमें ग्रीज होती है, बॉल बेयरिंग कहते हो। कि देखो घूमता जो है, ये पार्ट घूमता है, इसीलिए क्या होता है, ये इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो, कम फ्रिक्शन हो, ताकि इजीली फैन घूम सके, इसलिए इनमें बॉल बेयरिंग डालते हैं। बॉल बेयरिंग क्या होता है, क्योंकि ये रोल करती हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है,
और इसमें फ्लूइड भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है, इसलिए फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए फैन ज़्यादा चलता है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात है फ्लूइड फ्रिक्शन, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड क्या होता है? वैसे तो आप बहुत लोग फ्लूइड को सिर्फ पानी से या लिक्विड से गिनते हैं, बट साइंस में हम लिक्विड प्लस गैस दोनों को फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हो सकते हैं। तो जैसे एयर भी है, एयर भी फ्रिक्शन देती है। हमारे जैसे एरोप्लेन्स हैं, ये चलते हैं तो इनको भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एयर की फ्रिक्शन कम। ठीक है, क्योंकि एयर भी एक अपोजिट फोर्स डालती है। जैसे पानी है, पानी में भी आप कोई चीज़ चलोगे तो वो पानी को मतलब इतना आसान नहीं होता पानी में कोई भी चीज़ मूव करना। जैसे आप पानी में जाओ, आप स्विमिंग पूल में हो, तो आप एक मुक्का मारने की कोशिश करो, ठीक है, पंच मारने की कोशिश करो, देखना आपको बहुत एनर्जी लगेगी और पुश नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आप बाहर पुश करोगे या मुक्का मारोगे तो पंच करोगे तो इजीली कर पाओगे, पर पानी में ऐसा करोगे तो बहुत ताकत लगेगी, क्योंकि पानी में क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उसमें। ठीक है, अच्छा, इसलिए क्या है कि अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए एयर में या वाटर में हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा सबमरीन कैसे होता है, एक मछली की तरह ही होता है ना। तो ये आइडिया हमें कहाँ से आएगा, कैसा होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम हो, इजी मूवमेंट हो, ये हम देखते हैं नेचर से। जैसे फिश ऐसी होती है तो हमने सबमरीन भी ऐसे ही बनाया, या एक चिड़िया कैसी होती है, एक चिड़िया ऐसी सी होती है तो हमने एक एरोप्लेन भी वैसे ही बनाया ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। इसको एरोडायनेमिक्स कहते हैं। ऐसे ही कार, हम कभी कभी स्पोर्ट्स कार इस तरीके से बनाई जाती है ताकि जो फ्रिक्शन हो एयर से वो कम से कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चल सके। ठीक है, तो आगे क्लासेस में आप बहुत सारी चीज़ें और जानोगे फ्रिक्शन के बारे में। तो अभी हमने इस सेशन में क्या जाना कि जो भी मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में, जो भी मोशन होगा एक उन पे क्या होगा, कांटेक्ट में जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, वो दोनों सरफेसेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। और ये फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस। अब कोई स्मूथ सरफेस होगी तो उस पर कम करेगा, रफ सरफेस होगी तो ज़्यादा करेगा ये फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्मूथनेस उन सरफेसेस की बहुत डिपेंड करता है। फ्रिक्शन किस पे भी डिपेंड करता है, और एक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कितना हार्ड प्रेस्ड होंगे ये टू सरफेसेस। जितनी ज़्यादा वेट होगा, हार्ड प्रेस्ड होंगे, ठीक है, एक दूसरे से चिपके होंगे, जितना ज़्यादा वेट होगा तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो कि एक बॉडी पे लगता है जब वो मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, जब उस स्टैटिक होती है और वो मूव करना स्टार्ट करती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अच्छा एक और चीज़, जैसे हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक बॉडी है जो रुकी हुई बॉडी है, उसको हमने फोर्स लगाया तो हमें काफ़ी फोर्स लगता है उसको मूव करने के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब अगर ये बॉडी समझो मूव में ही है या मूवमेंट में ही है, या एक बॉल है वो चल ही रही है और हम उसको धक्का दे रहे हैं, फर्दर धक्का दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब ये किस में है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, तो इस पर क्या एक्ट कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था क्योंकि ये रुकी हुई थी, क्योंकि अब मूवमेंट है तो हमें ज़्यादा ताकत नहीं लग रही है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये मूवमेंट में है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन पे हमें बहुत ताकत लगती है उसको स्टार्ट करने में। ठीक है, फिर वो चलता रहता है।
जैसे अगर आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जब हमें निकालनी होती है तो हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, और फर्स्ट गियर सबसे ताकतवर गियर अलग होता है। तो फर्स्ट गियर क्योंकि हमें ज़्यादा ताकत चाहिए होती है उसको एक ठहराव से, रुके हुए होने से चलते हुए में जाने के लिए। और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो हमें फिर हायर गियर चाहिए होते हैं जिनमें ताकत ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है, उसमें बहुत ताकत नहीं लगती है। थर्ड फोर्थ गियर में जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट में होती है, पर स्टार्ट से रुके हुए होने से उसको निकालना, उसको चलाना में ज़्यादा ताकत लगती है। तो क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होती है, इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑलरेडी बॉडी मोशन में होती है तो ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगली क्लासेस में हम और भी पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है या कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप डायरेक्टली कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, तो हम आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे या आपको कमेंट में ही क्लैरिफिकेशन दे देंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको और भी वीडियोस हैं, आप डिफरेंट क्लासेस के वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी और समझना हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ पढ़ने का मन कर रहे हैं, एप्रिसिएशन है, तो हम हमारी वेबसाइट पे आप फीडबैक दे सकते हैं। बच्चों, आप सब यूनिक हो और आप सब में एक यूनिक क्वालिटी है। उस यूनिक क्वालिटी को बढ़ाइए और अपने जीनियस को जगाइए। आप सब एक जीनियस हो। कैसे करना है, कैसे नए नए आइडियाज़ लाने हैं, कैसे जीनियस बनना है, हमने एक किताब लिखी है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक एक नया कंसेप्ट देती है, आईओडी कंसेप्ट, इमेजिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, डाइवर्सिटी कंसेप्ट देती है, और इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके आप नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं, नई नई डिफरेंट यूनिक सोच ला सकते हैं। तो ये बुक जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ई बुक के तौर पे अवेलेबल है, हार्ड कॉपी नहीं है अभी। तो आप अपने स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन्स पे या अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे इसको पढ़ सकते हैं ये डाउनलोड करके। तो हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये बुक, और हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, हमें लाइक कीजिए फेसबुक पे, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हमारे वेबसाइट को विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी दे दीजिए। थैंक यू।